हरिओम ओम आनंदमय ओम शांतिमय ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी या सृजनशीलता की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। सृजनशीलता सामान्यतः उसे कहते हैं जिसमें किसी नई चीज़ों का निर्माण या कोई नया परिवर्तन या सुधार या फिर कोई रचना हो, जैसे कवि लोग करते हैं, इत्यादि गतिविधियों को हम लोग सृजनशीलता के रूप में देखते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसका डिटेल में 5-7 अर्थ बताया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको पूरा डिटेल में मिलेगा, वहाँ से खोज के पढ़िए। तो आइए हम रोज़ रोज़ अर्थ ही बताते रहेंगे डिटेल में, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके विशेषताओं के विषय में अध्ययन करते हैं। तो आइए इसके महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम लोग समझते हैं। सृजनशीलता की विशेषता, पहली विशेषता है यह लक्ष्य निर्देशित होती है। यह आप हमेशा याद रखिए कि जो सृजनशीलता होती है वो लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर होता है। लक्ष्य को हम कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, लक्ष्य जो है एक जो है व्यक्ति की एक प्लानिंग होती है जो समय अवधि में इस प्रकार बटी होती है कि वह अपनी योग्यता क्षमता से उसे प्राप्त कर सकता है कम अवधि में। तो ये लक्ष्य निर्देशित होती है सृजनशीलता। इसका तात्पर्य है कि सृजनशीलता में हम कुछ न कुछ टारगेट करके चलते हैं कि हम इसको खोज करेंगे तो ऐसा मुझे मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह प्रयास या जो वह मानसिक गतिविधियां हैं या जो क्रियाकलाप है वह कुछ न कुछ अपने को टारगेट बना के ही उस तरफ प्रयास करती है, उस तरफ टारगेट बना के ही वह कार्य करती है, सक्रिय रहती है, जिसके आधार पर जो है वो उसका सृजनशीलता अगर मिल गया, जैसा चाहता था वैसा मिल गया तो खोज हो गया, नया खोज हो गया, नया रूप बन गया। नहीं खोज हुआ तो उसके प्रति वह चिंतन करता हुआ प्रयासशील रहता है। तो यानी सृजनशीलता बिना लक्ष्य के नहीं चलती। वह भले ही लक्ष्य मानसिक रूप से अमूर्त रूप में ही क्यों न हो, लेकिन होता जरूर है, तभी वो सृजनशीलता होती है। क्योंकि पागल की तरह सोच, अगर लक्ष्य नहीं रहेगा तो उसकी सोच पागल जैसी सोच मानी जाएगी। पागल जैसी, पागल का सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं कर पाता, ऐसी इसको सृजनशीलता नहीं करते। सृजनशीलता एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य उपयोगी भी होता है, जरूरी भी होता है, सही भी होता है। इसलिए जो है सृजनशीलता की प्रक्रिया लक्ष्य पर केंद्रित होकर ही कार्य करती है। दूसरा है अपसरण चिंतन। अपसरण चिंतन भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। जैसे विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना, चिंतन करना ही क्या कहलाता है? अपसरण चिंतन कहलाता है। जैसे आप कक्षा 10 में गए तो कई क्षेत्रों से आपने विचार किया, आप बीए में गए और विचार किया, आप एमएससी किए तो आपने और विचार, यानी हर स्तर पर गतिविधि के अनुसार अनेक प्रकार की जो चिंतन की शक्ति होती है। जैसे समस्या का यह स्तर है तो दूसरा चिंतन रहा, समस्या का और कठिन स्तर है तो दूसरा और व्यापक चिंतन चाहिए। यही कारण है कि सामान्य रोगों को सामान्य डॉक्टर ठीक करता है लेकिन विशेष रोगों को विशेष डॉक्टर से ठीक करता है। तो ऐसे प्रकार की जो योग्यता, क्षमता या सोच रखने वाले लोग होते हैं या ऐसा जो सोच होता है उसे अपसरण चिंतन कहते हैं। अपसरण चिंतन के कारण ही प्रत्येक स्तरों पर, प्रत्येक क्षेत्रों में नए नए खोज हो रहे हैं, नए नए सुधार हो रहे हैं, नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। तो अपसरण चिंतन की भी इसके अंदर विशेषता पाई जाती है। जो भी सृजनशील बालक हो या कोई बालिका हो या कोई क्रिया हो उस ढंग का, जिसके आधार पर हम किसी को सृजनशील बालक या सृजनशील परिभाषित करते हुए मान सकते हैं, तो उसके अंदर यह भी विशेषता पाई जाती है। वह प्रत्येक स्तरों पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से सोच विचार करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण से वह नई चीज़ें बन करके या नई चीज़ें सुधार करके आती हैं। आगे चलते इसकी विशेषता है अवधारणा का आधार या सार्थक ज्ञान का आधार। अवधारणा, पहले का कुछ न कुछ ऐसी अवधारणा या सोच समझ उसके अंदर बनी रहती है या होती है जो सार्थक होती है, जो समाज के लिए उपयोगी होती है। या तो ऐसी अवधारणा बनी हो, इसके आधार पर वह नई चीज़ें खोजता है या सुधार करता है, या तो पहले का जो उसे ज्ञान है, सार्थक ज्ञान मतलब मनुष्य के लिए, समाज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उपयोगी है, तो वह सार्थक ज्ञान के ही आधार पर चिंतन चलता है। चिंतन के अंदर जो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं उठती हैं या सृजनात्मक के अंदर जो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं उठती हैं, उन कल्पनाओं में सार्थक ज्ञान और सार्थक सोच दोनों या तो यह महत्वपूर्ण आधार बनता है, तभी वो सृजनात्मकता होती है या नई चीज़ों का निर्माण या सुधार या परिवर्तन होता है।
तो यह महत्वपूर्ण आधार, चाहे उसका सार्थक ज्ञान बने, चाहे उसके प्रति ज्ञान के प्रति उसका जो है व्यापक सोच बने, तभी जो है वह नई चीज़ें उभर करके या नई चीज़ें बन करके, नई चीज़ें रचना के रूप में, कविता के रूप में, या फिर अगर वस्तु से संबंधित है कोई वस्तु का निर्माण कर दे। तो यह विशेषता होती है। चौथा है नवीनता का परिचय। सृजनशीलता में नवीनता शामिल होती है, अर्थात इसमें कुछ न कुछ नया होगा, या तो सुधार होगा, या तो परिवर्तन होगा, या तो फिर नई चीज़ों का खोज होगा। इस टाइप का कुछ न कुछ इसमें नवीनता है, तभी वह सृजनशीलता या रचना हो। जैसे कवि रचना करता है कविता की, दोहा की, सोरठा की, छंद की, या फिर मुक्त छंद, या फिर ऐसे ही गीत संगीत इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके आधार पर हम किसी को हम सृजनशील बालक कह सकते हैं या सृजनशीलता कह सकते हैं। तो उसमें कुछ न कुछ नवीनता होती है। आगे चलते हैं, अर्थपूर्ण परिकल्पना। इसमें जो भी परिकल्पना की जाती है सृजनशीलता के अंतर्गत अर्थपूर्ण होती है, निरर्थक नहीं होती। निरर्थक परिकल्पना होती ही नहीं, या ऐसे कह सकते हैं प्रतिफल के लिए। जैसे मैंने सोचा कि मैं हवा में घर बनाऊं, तो इसका मतलब हमारे अंदर उड़ने वाले पक्षियों की या अन्य चीज़ों की कल्पना या सोच हमारे दिमाग में बनी थी। तब मैंने कहा हवा में महल बनाओ। हवा में महल बनाने के लिए तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन बन नहीं पाएगा, तो वह कल्पना निरर्थक होती है। और जिस कल्पना का एकदम सिस्टमेटिक क्रमबद्ध ढंग से सीढ़ी नुमा या एक दूसरे से स्टेप मिलता जुलता आगे बढ़ता है, उसे हम कहते हैं अर्थपूर्ण परिकल्पना, अर्थपूर्ण सोच। तो सृजनशीलता क्या होती है? वह व्यक्ति के लिए, समाज के लिए अर्थपूर्ण सोच होती है। ऐसा नहीं कि निरर्थक सोच नहीं होती, वह अर्थपूर्ण, उसका कुछ न कुछ उपयोग होता है, कुछ न कुछ मतलब होता है उस कल्पना का या सोच का, तभी वह सृजनशीलता होती है। तो सृजनशीलता में अर्थपूर्ण सोच पाई जाती है। वो व्यक्ति के अंदर हो, पुरुष के हो, महिला हो, या कृषि क्रिया में किसी कारीगर को हो, अलग बात है। यानी सृजनशीलता एक अर्थपूर्ण परिकल्पना है। इस अर्थपूर्ण परिकल्पना के फलस्वरूप ही वह चीज़ों को खोजता है। जैसे आपने कोई ऐसी चीज़ खोजा जिसका कोई उपयोग नहीं, तो आपको कोई सृजनशील कहेगा ही नहीं। जब आप कोई चीज़ ऐसे सोचोगे और उसको सोच करके बनाओगे जो समाज के लिए उपयोगी है, तब वह आपकी सोच भी यानी कल्पना भी जब हकीकत बन गई तो वह अर्थपूर्ण परिकल्पना कही जाती है। ये विशेषता भी होती है। अगला है सामान्यीकरण। ये महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे आपने कोई चीज़, जैसे सामान्यीकरण का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ सीख लिए, कोई चीज़ आपने सीख लिया और उस सीखी हुई चीज़ को अन्य परिस्थिति में भी उपयोग करना सीख लिया, अन्य परिस्थितियों में उससे काम लेना सीख लिया, तो कहा जाएगा उस सीखी हुई चीज़ का आपने सामान्यीकरण कर दिया। तो उसी तरह से जब कोई नवीन चीज़ खोजी जाती है, नवीन चीज़ सुधार की जाती है, रचना की जाती है, उन नवीन चीज़ों को सामान्य व्यवहार में जोड़ता है वो सृजनशील व्यक्ति। ऐसा नहीं कि वो बहुत सारी दवा बनाया और उस दवा का बहुत समाज में उसका उपयोग ही नहीं है, समाज में उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसका भिन्न भिन्न प्रभाव ही नहीं है। तो जब कोई नया चीज़ खोजा दवा में, तो उसका प्रभाव वो भी समाज से जोड़ के देखेगा, साइड इफ़ेक्ट कितना उपयोग होगा, किस स्तर पे उसका उपयोग करना उचित होगा, किस स्तर तक यह पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है। तो उन सभी चीज़ों को एक सामान्यीकरण करता है एक व्यक्ति के ऊपर दवा के संदर्भ में। इसी तरह से कोई वस्तु खोजा, कोई नया चीज़ का निर्माण किया, सुधार किया, तो सभी चीज़ों में सृजनशील व्यक्ति या सृजनशीलता एक सामान्य व्यवहार से, सामान्य दिनचर्या से जोड़ देती है। तो यह भी एक सामान्य सृजनशीलता का व्यवहारिक रूप में विशेषता पाई जाती है। अगर उसका सामान्यीकरण में कोई योगदान नहीं है सृजनशीलता का, तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। आगे है मूर्त एवं अमूर्त। सृजनशीलता मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों में होती है। जैसे कोई बाइक है, कार है, अनेक प्रकार के मॉडल आ रहे हैं कार के, तो उसमें जो सुधार हो रहे हैं, जो उसके जो विभिन्न प्रकार की तकनीकियाँ आ रही हैं, उसमें जो सुधार हो रहा है, उस मूर्त सृजनशीलता आती है। अमूर्त सृजनशीलता भी होती है। जैसे अमूर्त सृजनशीलता का तात्पर्य ऐसा होता है कि जो होती है, जैसे हम ईश्वर के बारे में आपको बताएं, उसके ईश्वर के बारे में आपको विभिन्न प्रकार के सोच को बताएं कि ईश्वर ऐसे कार्य करते हैं, ईश्वर ऐसे कार्य करते हैं। तो जो बालक नहीं जानता था, जब वो धीरे धीरे उनके विषय में समझेगा, तो वह अमूर्त रूप से नई नई बातें, नई नई क्रियाएं, नई नई अपेक्षाएं ईश्वर के प्रति उत्पन्न करता है, बना के रखता है। उसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन या अमूर्त सृजनशीलता। जैसे आप किसी बालक का भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, पढ़ने वाला बालक है और उसके भविष्य के विषय में
कल्पना करने वाले माता पिता हैं। तो वह जो भविष्य के विषय में उसके विषय में कल्पना की जा रही है वो एक प्रकार से सृजनशीलता ही है। तो उसे हम क्या कहेंगे? अमूर्त सृजनशीलता। क्या कहेंगे? अमूर्त सृजनशीलता। यानी सृजनशीलता का दोनों रूप होता है, मूर्त भी होता है जो सामान्य व्यवहार में देख सकते हैं, वस्तु वस्तु कार बाइक इत्यादि में सुधार करना, और अमूर्त वाले में किसी व्यक्ति के भविष्य में चिंतन, भविष्य के लिए उसके लिए कल्पना करना, उसके विकास की कल्पना करना। जैसे हम लोग अगर देश की कल्पना करें कि देश हमारा भविष्य में ऐसा होना चाहिए, तो वो हमारे एक मानसिक सृजनशीलता का ही रूप है, क्योंकि हम बनाना चाह रहे हैं। तो जो मानसिक सृजनशीलता का रूप है वह हमारा अमूर्त है। वो भविष्य में अगर वैसा हो जाता है तो मूर्त में चेंज हो जाएगा, और मूर्त से मूर्त प्राप्त होने के बाद फिर अमूर्त में नया सुधार करना। इस प्रकार से अनेक प्रकार से सृजनशीलता की गतिविधियाँ एक दूसरे से हो करके गुजरती हैं, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त। इस तरह से होते हुए अनेक चीज़ों का निर्माण, सुधार, परिकल्पना, विचार, व्यवहार, गतिविधियाँ बदलती रहती है। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सृजनशीलता की विशेषता क्या होती है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।